प्यारे विद्यार्थी मित्रों, प्रथम बीएससी हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम संधि और उसके भेदों का अध्ययन कर रहे थे। संधि की परिभाषा और उसके भेदों के संबंध में हम समझने की कोशिश कर रहे थे। संधि क्या होती है? संधि का अर्थ है मेल अथवा जोड़। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार तो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। समतोष, संतोष, देव, इंद्र, देवेंद्र, भानु, उदय, भानुदय आदि, ये सभी तो संधि के अलग अलग उदाहरण हैं। संधि में बंधे हुए दो शब्दों को हम अलग अलग कहते हैं, तब उसे संधि विच्छेद कहते हैं और संधि विग्रह भी कहा जाता है। संधि के उदाहरण हम देख चुके हैं। तथास्तु, तथा, अस्तु, तथास्तु, इसमें आ और अ मिलकर आ हो गया है। पदोन्नति, पद उन्नति, इसमें अ और उ के मिलने से ओ हो गया है, उ का लोप हो गया है। सर्वोच्च, सर्व, उच्च, चिरायु, चिरा, आयु, समान अंतर, समानांतर, प्रति, एक, प्रत्येक आदि, ये संधि के कुछ उदाहरण हैं। और संधि के भेदों का भी हमने विचार किया था। संधि के तीन भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और इनमें से स्वर संधि का अध्ययन हम कर रहे थे पिछली कक्षा में। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वर जब आपस में जुड़ते हैं या दो स्वरों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन आता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण हम देख सकते हैं, विद्या, आलय, विद्यालय। यहाँ विद्या पूर्व पद है, आलय उत्तर पद है। विद्या पूर्व पद के अंत में आ स्वर है, आलय के प्रारंभ में आ स्वर है। सजातीय स्वरों के मिलने से उसी जाति का दीर्घ स्वर आया है। स्वर संधि का उदाहरण है स्वर संधि, जहां दो स्वर मिलते हैं तब तो जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वरों को मिलाया गया तो मुख्य शब्द में हमें अंतर देखने को मिला, इसे हम स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर मिलते हैं और उनमें जो परिवर्तन होता है तब उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। अब इनमें से दीर्घ संधि का अध्ययन हम कर चुके हैं, फिर भी एक बार मैं बता दूंगा। संधि के संदर्भ में अथवा संधि करते समय सजातीय स्वरों का जब मिलन होता है तब संधि के बाद संधि के स्थल पर उसी जाति का दीर्घ स्वर आ जाता है, इसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। कन्नड़ में इसे सवर्ण दीर्घ संधि कहते हैं। सवर्ण सजातीय वर्ण, तो सजातीय स्वर जब मिलते हैं तब उसी जाति का दीर्घ स्वर जाता है, इसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। तो इसको विस्तार में हम कहेंगे, अ के आगे अ आए तो आ बन जाता है। ई के आगे ई आए तो ई बनता है। उ के आगे उ आए तो उ बनता है। तो ऐसा हो जाता है, तब से हम दीर्घ संधि कहते हैं। विद्या, अभ्यास, विद्याभ्यास, अ और आ। परम, अर्थ, परमार्थ, इसमें भी अ और आ के मिलने से आ हो गया है। कवि, ईश्वर, कवीश्वर, ई और ई के मिलने से दीर्घ स्वर ई का आगमन हुआ है। गिरि, ईश, गिरीश, ई और ई के मिलने से ई हो गया है। वधु, उत्सव, वधुत्सव, और ऊ के मिलने से वो दीर्घ स्वर का आगमन हुआ है। योजन, अवधि, योजनावधि, अ और आ के मिलने से आ दीर्घ स्वर बना है। इस तरह दीर्घ संधि में दो सजातीय स्वर मिलते हैं और परिणामतः उसी जाति का दीर्घ स्वर आ जाता है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि के बाद दूसरा प्रकार है गुण संधि। गुण संधि उसे कहते हैं जहां दो विजातीय स्वर मिलते हैं, खासकर जहां अ आ के आगे कोई विजातीय स्वर आ जाए तो परिणाम निकलता है, अर्थात कोई भिन्न स्वर आ जाता है, भिन्न रूप बन जाता है, उसे हम गुण संधि कहते हैं। आ के आगे कोई विजातीय स्वर आ जाए तो वहां परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन कैसे होता है, ये नियम में हम देखते हैं। तब संधि करते समय आ के साथ ई आ जाए तो ए बनता है। आ के आगे उ आए तो ओ हो जाता है। आ के आगे र आए तो अर बनता है, इसे हम गुण संधि कहते हैं। उदाहरण हम यहाँ देख सकते हैं, नर, ईश, नरेश।
नर पूर्व पद है, ईश उत्तर पद है। पूर्व पद के अंत में अ स्वर है, नर र में अ है। ईश में अर्थात उसके पहले में ई स्वर है। अ और ई के मिलने से ए हो गया है। अ और ई ए। नरेश, रेश, रे, नर ईश नरेश। उसी तरह नर इंद्र, नरेंद्र, अ और ई के मिलने से ए हो गया है। ज्ञान उपदेश, ज्ञानोपदेश। ज्ञान के अंत में अस्वर है, उपदेश के आदि में उ स्वर है और इन दोनों के मिलने से ओ हो गया है, ज्ञानोपदेश। देव, ऋषि, देवर्षि। इसमें प्रथम पद के अंत में अस्वर है, द्वितीय पद के आदि में र स्वर है और इन दोनों के मिलने से अर हो गया है, देव ऋषि देवर्षि। देव ऋषि देवर्षि, अ और र अर। ग्राम उत्थान, ग्रामोत्थान। यहाँ अ और उ के मिलने से वो हो गया है, ग्रामोत्थान। सर्वोदय, सर्वोदय। अ और उ के मिलने से यहाँ ओ हो जाता है, सर्वोदय। गुण संधि के कुछ अन्य उदाहरण हम देख सकते हैं। जीर्ण, उद्धार, जीर्णोद्धार। अ और उ के मिलने से ओ हो जाता है, जीर्णोद्धार। महा उत्सव, महोत्सव। महा पूर्व पद है, इसके अंत में आ दीर्घ स्वर है। उत्सव उत्तर पद है, इसमें प्रारंभ में उ स्वर है। यहाँ आ और उ के मिलने से ओ हो जाता है, महोत्सव। महा उत्सव, महोत्सव। इसी तरह आत्मा उत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग। आत्मा के अंत में आ स्वर है, उत्सर्ग के आदि में उ है और इस तरह आ और उ के मिलने से यहाँ ओ हो गया है, आत्मोत्सर्ग। धन उपार्जन, धनोपार्जन। अ और उ के मिलने से यहाँ ओ हो गया है, धन उपार्जन, धनोपार्जन। सुर, इंद्र, सुरेंद्र। अ और ई के मिलने से ए हो गया है, सुरेंद्र। महा ऋषि, महर्षि। आ और र के मिलने से अर बन गया है, महा ऋषि महर्षि। तो ये गुण संधि के कुछ उदाहरण हैं। गुण संधि के बाद स्वर संधि का तीसरा प्रकार है वृद्धि संधि। स्वर संधि का तीसरा प्रकार है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की व्याख्या और उसकी परिभाषा इस प्रकार है। जब संधि करते समय अ अथवा आ के साथ ए अथवा आई हो तो आई बनता है और जब अ अथवा आ के साथ ओ अथवा औ हो तो औ बनता है। उसे वृद्धि संधि कहते हैं। वृद्धि संधि में अ अथवा आ के आगे ए अथवा आई आ जाए तो आई हो जाता है। अ अथवा आ के आगे ओ अथवा औ आ जाए तो औ बनता है। अ ಮತ್ತೆ ಅ ಎದುರಿಗೆ ಎ ಅಥವಾ ಐ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಐ ಆಗ್ತದೆ। ಅ ಮತ್ತೆ ಆ ಎದುರಿಗೆ ಓ ಅಥವಾ ಔ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಔ ಆಗ್ತದೆ। इसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। यहाँ स्वर की वृद्धि होती है, स्वर के उच्चारण में वृद्धि होती है, तो इसलिए इसे वृद्धि संधि कहते हैं। उदाहरण हम देख सकते हैं, सदा, एव, सदैव। सदा शब्द के अंत में आ स्वर है, एव के आदि में ए स्वर है, आ और ए के मिलने से वहां आई हो गया है, सदा एव सदैव। तत एव तथैव। तत में यहाँ अस्वर है, एव में आदि में ए स्वर है और परिणाम ये निकलता है तथैव। मत ऐक्य, मतैक्य। मत शब्द के अंत में अस्वर है, ऐक्य के आदि में ऐ स्वर है और इन दोनों के मिलने से ऐ हो गया है। अ और ऐ के मिलने से ऐ हो गया है, ऐ दीर्घ स्वर है। यहाँ स्वर की वृद्धि होती है, मत ऐक्य, मतैक्य। एक और एक, एक ऐक। यहाँ एक शब्द के अंत में अस्वर है, ध्यान दीजिए। एक शब्द के अंत में क में अस्वर है और द्वितीय शब्द जो है एक, उसके आदि में ए है। पहले शब्द के अंत में अस्वर है और दूसरे शब्द के आदि में ए स्वर है और ये दोनों स्वर मिलते हैं। ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಶಬ್ದದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಧ್ವನಿ, ಕೊನೆಯ ಶಬ್ದದ ಮೊದಲಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎ ಧ್ವನಿ, ಇವೆರಡು ಸೇರಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ बदलावಣೆ ಆಗ್ತದೆ। अ और ए इन दोनों के मिलने से वहां आई हो गया है और इसलिए ಏಕೈಕ, ಏಕ ಏಕ ವ ಏಕೇಕ ಆಗುದಿಲ್ಲ,
एकैक दे, एक एक एकैक। इसी तरह कुछ और उदाहरण हम देख सकते हैं कि जल ओघ, जलौघ, जल ओघ। जल शब्द के अंत में अस्वर है, ओघ शब्द के आदि में ओ स्वर है, और इन दोनों के मिलने से वहां औ हो गया है, जलौघ। इसी तरह महा औषध, महौषध, महा शब्द के अंत में आ दीर्घ स्वर है, औषध शब्द के आरंभ में औ स्वर है, और इन दोनों के मिलने से वहां औ दीर्घ स्वर का आगमन हुआ है, महा औषध, महौषध। महा ऐश्वर्य, महेश्वर्य, आ और ऐ। महा ओजस्वी, महौजस्वी, आ और ओ के मिलने से यहाँ औ हो गया है, महा ओजस्वी, महौजस्वी। परम औषध, परम औषध, परम के अंत में अस्वर है, तो फिर औषध शब्द के आरंभ में औ स्वर है। इस तरह अ और औ के मिलने से वहां औ हो गया है, परम औषध। दूसरा, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। वृद्धि संधि की परिभाषा, तो उसका लक्षण इस प्रकार है, अ अथवा आ के आगे ए अथवा ऐ आए तो ऐ हो जाता है, अ अथवा आ के आगे ओ अथवा औ आ जाए तो औ बनता है। इसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। वृद्धि संधि के बाद चौथा प्रकार है संधि का, यण संधि। और इसका लक्षण इस प्रकार है, जब संधि करते समय ई अथवा ई के आगे कोई अन्य स्वर हो तो य बन जाता है, उ अथवा उ के आगे कोई अन्य स्वर आ जाए तो वह बनता है, र के आगे कोई अन्य स्वर आ जाए तो र बनता है। तो हम उदाहरण देखेंगे, अधि और आय, अध्याय। संधि विच्छेद करने पर हमें ये दो अलग अलग हिस्से मिलते हैं, अधि आय। अधि पहला शब्द है, आय दूसरा शब्द है। अधि शब्द के अंत में ई ह्रस्व स्वर है, आय शब्द के प्रारंभ में आ दीर्घ स्वर है, और इन दोनों के मिलने से वहां ई और आ के मिलने से या बन गया, ई आ या, अधि आय अध्याय। अनु एषण अन्वेषण, अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद करने पर हम ये देखेंगे, यहाँ दो हिस्से हैं, अनु और एषण। अनु में उ स्वर है, अर्थात न अंत में जो ध्वनि है तो उसमें उ स्वर है। फिर एषण शब्द के प्रारंभ में ए स्वर है, उ और ए के मिलने से वहां व व्यंजन बना है, अर्थात वे हो गया है, अन, अनु एषण अन्वेषण। अर्थात यहाँ दूसरे शब्द में जो स्वर है वह स्वर तो रहेगा, लेकिन पहले शब्द के अंत में जो स्वर होता है वह बदल जाता है, और दूसरे शब्द के आरंभ में जो स्वर होता है तो वो तो वैसे ही रहता है, लेकिन उसके साथ यह व्यंजन मिलता है। अधि आय अध्याय, ई आ या, अनु एषण अन्वेषण, उ ए वे, अधि अयन अध्ययन, ई आ या, अधि अयन अध्ययन। अधि में अंत में यहाँ ईश्वर है, और फिर अयन में अ है प्रारंभ में, और इन दोनों के मिलने से ई और आ के मिलने से हाँ यह हो गया है, अध्ययन। अनुइत अन्वित, अन्वित शब्द का संधि विच्छेद करने पर दो हिस्से बन जाएंगे, अनु और इत। यहाँ अनु के अंत में उ स्वर है, इत के आदि में ई स्वर है, और इन दोनों के मिलने से अन्वित हो गया है, उ और ई के मिलने से वहां भी ध्वनि आई है। फिर अगला उदाहरण हम देखेंगे, इति और आदि, इत्यादि। इत्यादि का संधि विच्छेद करने पर दो हिस्से होते हैं, इति और आदि। इति शब्द के अंत में ई स्वर है, आदि शब्द के प्रारंभ में आ स्वर है, और इन दोनों के मिलने से या हो गया है, ई आ या, इति आदि इत्यादि। इसी तरह प्रति एक, प्रत्येक। प्रति शब्द के अंत में ई स्वर है, एक शब्द के आरंभ में ए स्वर है, और इन दोनों के मिलने से ई और ए के मिलने से ये हो गया है, प्रति एक, प्रत्येक। अगला उदाहरण देखेंगे, पितृ आज्ञा, पित्राज्ञा। और इसका संधि विच्छेद करने पर दो हिस्से होंगे, दो अलग अलग शब्द बनेंगे, पितृ आज्ञा
पितृ शब्द के अंत में र ध्वनि है, र स्वर है, और फिर आज्ञा शब्द के प्रारंभ में आ स्वर है, और इन दोनों के मिलने से र और आ के मिलने से वहां रा हो गया। ಇಲ್ಲಿ ಋ ಸ್ವರದ ಜೊತೆಗೆ ಅ ಸ್ವರ ಸೇರಿದಾಗ ಅದು ರಾ ಆಗಿದೆ। ಅಂದ್ರೆ ರಾ ವರ್ಣದ उत्पत्ति ಋ ಮತ್ತೆ आ ಸೇರಿದಾಗ। स्वरों का अध्ययन करते वक्त हमने ये देखा था, जहाँ या र लावा अंतस्थ व्यंजन है। ये अंतस्थ व्यंजन पूर्ण रूप से व्यंजन नहीं है, इनको अर्ध व्यंजन कहते हैं, इसलिए कि ये व्यंजन दो स्वरों के मिलने से बने हैं, ई और आ के मिलने से या। उसी तरह र और आ के मिलने से रा, र और आ के मिलने से ला, और फिर उ और आ के मिलने से वा। ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಂತಸ್ಥ ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಧ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ವರಗಳು ಸೇರಿ ಉಂಟಾಗಿವೆ। दो स्वरों के मिलने से जहां ये व्यंजन बने हैं, तो इसलिए इनको अर्ध व्यंजन अथवा अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और उन्हीं व्यंजनों का उपयोग अथवा प्रयोग हम यहाँ देखते हैं। यण संधि में हम यही देखते हैं कि ई के आगे कोई भिन्न स्वर आए तो या बन जाता है, उ अथवा उ के आगे कोई अन्य स्वर आ जाए तो व बन जाता है। इसी तरह र के आगे कोई अन्य स्वर आ जाए तो र बनता है। अधि, आय, अध्याय, अनु, ऐषण, अन्वेषण, अधि, अयन, अध्ययन, अनु, इत, अन्वित, इति, आदि, इत्यादि, प्रति, एक, प्रत्येक, पितृ, आज्ञा, पित्राज्ञा। तो इस तरह इसे यण संधि कहते हैं। यण संधि के कुछ और उदाहरण हम यहाँ देख रहे हैं। अति आवश्यक, अत्यावश्यक, अति आवश्यक, अत्यावश्यक, ई और आ के मिलने से या। अति अधिक, अत्यधिक, ई और आ के मिलने से फिर से यहाँ या हो गया है। अति अधिक, अत्यधिक, प्रति, अक्ष, प्रत्यक्ष, ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಎದುರಿಗೆ अर्थात आंखों के सामने। यहाँ प्रति शब्द के अंत में ई स्वर है, अक्ष शब्द के आरंभ में अ स्वर है, और इन दोनों के मिलने से ई और आ के मिलने से वहां य स्वर आया है, प्रत्यक्ष। इसी तरह प्रति, आघात, प्रत्याघात, आघात के प्रति जो आघात किया जाता है उसे प्रत्याघात कहते हैं। ಹಾಗಾಗಿ ಎದುರೇಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ। ಪ್ರತ್ಯಾಘಾತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏಟಿಗೆ ಎದುರೇಟು, प्रति आघात, प्रत्याघात। यहाँ भी ई और आ के मिलने से या हो गया है। अति, अंत, अत्यंत, अत्यंत शब्द में अति और अंत दो अलग अलग शब्द हैं। अति शब्द के अंत में ई स्वर है, और अंत शब्द के आदि में अ स्वर है। ई और आ के मिलने से यहाँ य हो गया है। अति, अंत, अत्यंत। ये यण संधि के कुछ उदाहरण हैं। यण संधि का लक्षण हम ये देख सकते हैं, जब संधि करते समय ई अथवा ई के आगे कोई अन्य स्वर आ जाए तो या हो जाता है, उ अथवा उ के आगे कोई अन्य स्वर आ जाए तो वह बन जाता है, और र के साथ कोई अन्य स्वर आ जाए तो र बन जाता है। इसे हम यण संधि कहते हैं। यण संधि के बाद स्वर संधि का पांचवा प्रकार है अयादि संधि, और इसका लक्षण इस प्रकार है। जब संधि होती है तो संधि के समय ए, आई, ओ, औ के आगे कोई अन्य स्वर आ जाए तो ए अय में बदल जाता है, आई आय में बदल जाता है, ओ अव में बदल जाता है, औ आव बन जाता है। ಹಾಗೆ ಎ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಯ ಆಗ್ತದೆ, ಐ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಯ ಆಗ್ತದೆ, ಓ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವ ಆಗ್ತದೆ, ಔ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆವ ಆಗ್ತದೆ। इसे हम अयादि संधि कहते हैं। अयादि ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಯ, ಅವ, ಆಯ, ಆವ ಇಷ್ಟೇ। ಅಯ, ಆಯ, ಅವ, ಆವ ಹೀಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎ, ಐ, ओ, औ। ए, ऐ, ओ, औ के आगे कोई अन्य स्वर आ जाए तब तो वहां ए के स्थान पर अय हो जाता है, ऐ के स्थान पर आय हो जाता है, ओ के स्थान पर अव हो जाता है, और औ के स्थान पर आव हो जाता है। इसे हम अयादि संधि कहते हैं। उदाहरण देख सकते हैं, ने, अन, नयन। ಬಹುಶಃ ಈ ತರದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ। नयन शब्द का संधि विच्छेद करने पर उसके दो हिस्से बन जाते हैं, ने और अन, नयन। यहाँ ए और आ का मिलन हुआ, ए और आ का मिलन होने पर यहाँ अय
हो गया है, अय बन गया है। ने अन नयन, चे अन चयन, चयन का मतलब है संग्रह करना, नयन का मतलब है आंख। ने अन नयन ए आ अय, चे अन चयन ए आ अय। नई अक नायक, ऐ अ आय, नई अक नायक, नई में ऐ है, अक में अ है, और इन दोनों के मिलने से ऐ और अ के मिलने से आय हो गया है नायक। नई अक नायक। देखिए, ने अननयन, नई अक नायक। वो अनभवन, वो अनभवन, यहाँ ओ और आ के मिलने से अव हो जाता है। भो अनभवन, ओ अन पवन। पवन शब्द का संधि विच्छेद करने पर दो शब्द इस प्रकार से अलग हो जाते हैं। पो अन, ओ में ओ स्वर है, अन के आदि में अस्वर है, ओ और आ के मिलने से यहाँ अव हो गया है, पो अन पवन। ಇದೇ ತರ ಪೋ ಇತ್ರ ಪವಿತ್ರ, ಪವನ ಶಬ್ದವನ್ನು ವಿಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪೋ ಅನ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಧಿ ವಿಚ್ಛೇದ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ತರದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಸಂಧಿ ವಿಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿ ಬರೆಯಿರಿ, संधि ಹೆಸರನ್ನು बरेरी। तो कुछ शब्द दिए जा सकते हैं परीक्षा में, पवित्र, भवन, पवन, चयन, नायक, और इनका संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखिए। इस तरह के प्रश्न हो सकते हैं 1 अंक के लिए। मतलब तो आपको संधि विच्छेद कैसे करना है, तो किस संधि का नाम है ये लिखना चाहिए। 1 अंक का प्रश्न। पवित्र, पवित्र, पवित्र शब्द का संधि विच्छेद करने पर यहाँ 2 अलग अलग हिस्से बन जाते हैं, ओ और इत्र। ओ में ओ है, इत्र के आदि में ईश्वर है, ओ और ई के मिलने से यहाँ अव हो गया है, ओ इत्र पवित्र। इस तरह नौ इक नाविक, नौ इक नाविक, नौ के अंत में औ स्वर है, इक के आदि में ई स्वर है, और इन दोनों के मिलने से नाविक आव हो गया है। औ और ई के मिलने से आव हो गया है, नौ इक नाविक। पौ अक पावक, पावक का अर्थ है आग, पावक ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ। ಪಾವಕ ಶಬ್ದವನ್ನ ಸಂಧಿ ವಿಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಹೀಗೆ ವಿಭಜನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ। पौ अक, पौ के अंत में औ स्वर है, अक के आदि में अस्वर है, और इन दोनों के मिलने से पावक हो गया है, और आ के मिलने से आव हो गया है, पावक। पौ अन पावन, ओ अन पवन, पौ अन पावन। ನೋಡಿ, ಒಂದು ದೀರ್ಘ ಒಂದು ಹ್ರಸ್ವ ಇದೆ, ओ अन पवन, पौ अन पावन। पौ और अन के मिलने से वहां पावन शब्द बना है। पौ के अंत में औ स्वर है, अन के आदि में अस्वर है, औ और अ के मिलने से वहां आव हो गया है। तो इस तरह तो ये अयादि संधि के उदाहरण है। अयादि संधि का लक्षण इस प्रकार है, ए ऐ ओ औ के आगे कोई अन्य स्वर आ जाए तो ए ऐ में बदल जाता है, ऐ आय में बदल जाता है, ओ अव में बदल जाता है, औ आव में बदल जाता है। इसे हम अयादि संधि कहते हैं। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, 1 मिनट का समय बचा है। अगली कक्षा में हम व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।